रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की जो वीडियो है वो माशरे के एक छोटे से तबके के बारे में है जो हमारी रवायात और अखलाकियात का जनाजा निकाल रही है और उसको मनु मट्टी तले पाताल में दफन कर रही है और हमारी सोसाइटी के बेहतरीन चेहरे को बदनुमा बना रही है और मसख कर रही है। आज की वीडियो दो वाक़यात पर है। एक वाक़या जो है इस्लामाबाद में हुआ है जिसमें बेटी अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो मुबैना तौर पर उसकी इज़्ज़त से खेलता रहा, और दूसरा जो वाक़या है वो लाहौर की एक स्टेज अदाकारा इकरा ख़ान है जिसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके थिएटर का जो मालिक है उसने उसको सिर्फ़ इसलिए गोलियों का निशाना बनाया कि उसने उसकी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। हम पहले वाक़े पे आते हैं कि अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे बेटी अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि उसका बाप काफ़ी अरसे से उसको हवस का निशाना बना रहा था, और गुज़श्ता रात जब उसने उसको अपने पास बुलाया तो उसका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, जिस पर उसने शोर मचाया, जिस पर बाप ने बेटी पर तशद्दुद किया। बाप का और बेटी के इस तशद्दुद का शोर सुनकर जब माँ आई तो उससे रहा ना गया, उसने अपने शोर पर जो चीज़ हाथ में आई उससे तशद्दुद किया, जिससे शोर शदीद ज़ख्मी हो गया। और उसके बाद वो माँ बेटी जो है वो जब थाने में जाते हैं अपने शोर पर पर्चा कराने के लिए, तो पुलिस जो है उनकी दादरसी नहीं करती, उनको जलील करके थाने से निकाल देती है। जबकि जब उसका बाप आता है तो इन बाप बेटी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है और इनको हरासा करती है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद जो एक नफ्सियाती पहलू निकलता है उस पर तबसरा करते हैं कि इसके पीछे जो है कौन से अनासिर होंगे जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया होगा। इधर इस्लामाबाद में हम सराय खरबूजा में रहते हैं, तुर्काबाद गली नंबर 5 में हम लोग रहते हैं। हमारा अपना घर है, हम इधर रहते हैं। तो ऐसे ही मैं 10 साल की थी उस टाइम, ऐसे ही अपनी हवस मेरे साथ जिस्म पे हाथ लगा के ऐसे ही अपनी हवस कम करता था। उसके बाद जब मैं 14 साल की हुई तो इसने मेरे साथ जुल्म करना शुरू कर दिए। जब मैं किसी को बताने की कोशिश करती थी ये बोलता था मैं तुम्हारी माँ को पहाड़ी के ऊपर ले जाके मार दूंगा। जब भी मैं मुझे अपने पास लाता था मारता भी साथ साथ था, और उसका मारता भी था मुझे। और पिस्टल मेरे कई देर सर पे रखते बोलते ऐसे ही तुम्हारी माँ को भी मैं मार दूंगा अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की। फिर जब मैं उसको उधर गांव में फिर मुझे लेके गया, जब गांव में लेके गया तो उधर गांव में जब लेके गया ऐसे ही फिर इसने मुझे रात को इतना ज़ोर से मारा है। जब इसने मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने इतना शोर डाला, अपने दादा के कमरे में गई। मैं दादा को मैंने बोला मुझे अपने पास रखो, मैं इसके पास नहीं रहना चाहती। फिर मुझे वो दादा को इतना दादा वो हमें धक्का दिया, इसने नीचे गिराया। मेरी दूसरी सिस्टर जो वो बिल्कुल मासूम है बेचारी, उसका एक साइड है ना दाई वाली वो बिल्कुल भी उसकी काम नहीं करती बेचारी, वो सही बोल भी नहीं सकती है। इसने हमारे साथ इतने इतने जुल्म किए हैं। तो जब उसने धक्का दिया हम गिर गए, उस हमारे ऊपर दादा अबू आए हैं, बोलते हैं मैं इसको भी गोली मार दूंगा। गया पिस्टल लेके आया, दादा अबू के सर के ऊपर रखे। तो जब फिर वो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा मुझे अपनी माँ के पास लेके जाओ। सुबह पड़ोसी सब लोगों ने हमें आकर बचाया। 3 बजे का रात का टाइम था। तो जब उसने हमें बचाया दादा वो शोर कम हो गया। मुझे बोलते हैं अभी आ जाओ अपने कमरे में। मैं गई हूँ तो उसका क्या नाम है मैंने बोला मुझे अपनी मम्मा के पास इस्लामाबाद लेके आया है। बोलते मैं एक शर्त पे लेके जाऊंगा, अपने माँ और चाचा को बोलो कि कुरान मजीद पे हाथ रख के हलफ उठाए कि तुम कुछ बात कोई भी नहीं बताओ, मेरे साथ वो कुछ भी नहीं करेंगे। उसके अंदर तो चोर था, उसको यही पता था कि अभी मेरा राज क्या पता ये बड़ी होगी ये खोल देगी, अपनी माँ के पास रहने लगी है। मैंने कहा ठीक है तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगी। जब मुझे वो यहाँ पे मैंने उसको एतमाद दिला के यहाँ पे लेके आई हूँ, चाचा और मेरी माँ को बोलते हैं कि इसका क्या नाम है तुम लोग हलफ दो। जब ये हलफ इन्होंने इनके साथ ज़बरदस्ती की है, जब ज़बरदस्ती की है उन्होंने हलफ ले लिए इनसे ना, तो फिर मुझे बोलते हैं अभी तुम कोई बात नहीं बताओगी। शाम का टाइम था, इशा की अजान होगी, उसके बाद मुझे बोलते हैं मेरे पास आओ इधर। मैं नहीं गई हूँ। फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कहती है जाओ घर पे कोई भी नहीं है, हम अकेली माँ बेटी क्या कर सकती हैं। तो जब मैं उस दूसरे प्लाट में गई ऐसे ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपनी मम्मा को बताया, उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैंने मम्मा को बताया फिर मुझे यहाँ से गले से पकड़े, उसने इतना ज़ोर से मुझे मेरा गला दबाया। मेरी मम्मा ने फिर जो हाथ में आया उसको मारे, जो भी हाथ में आया मारे। मेरे चाचू घर पे नहीं थे, वो तो बेचारे बीमार हैं, उनकी ये पट्टों की कमज़ोरी है बेचारे, हम क्या कर सकते थे। मैंने दस्ती फ़ोन किया अपने चाचू को, वो मार्केट से आए, डोकोबासी गए हुए थे राशन लेने के लिए। जब वो वापस आए हमसे कंट्रोल नहीं हुआ,
हमसे कंट्रोल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। जब हम लोग पुलिस में थाना में लेके गए, मैंने सब उनके आगे सच्चाई सारी बताई। उसके बावजूद उन्होंने हमें धमकियाँ दी, हमें निकाल दिए बोलते ठीक है हम लोग इनको वो आगे की चारी लेके जाएंगे। जब हम लोगों ने ये बताया, बोलते तुम्हारा इज्जत का मामला ये है वो। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये देखो, अगर ये बाप मेरे साथ कर सकते हैं, अगर दुनिया के और भी बाप तो ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं अपनी बेटियों के साथ। अभी मैं यही चाहती हूँ सबके आगे, मेरी यही गुजारिश है पूरी दुनिया के आगे, अगर मेरा बाप अगर मेरे साथ कर सकते, किसी और का नहीं कर सकता। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि मेरी बात आगे शेयर करें, ताकि कोई आपके बाप पे पहले भी एक केस था 302 का। जी था। तो उस पे वो जमानत पे है या के बरी हुआ है? नहीं, वैसे ही वो बरी हो गया था। बरी हो गया था जी, बरी हो गया था वो दरिंदा, बरी हो गया। उसने ऐसे ही उस टाइम उससे जुल्म ऐसे ही मेरे पे करता रहा, लेकिन अब मुझसे नहीं सह जाते। पुलिस वालों ने आपके ऊपर मुड़ के पर्चा दे दिया? जी, हमारे ऊपर दे दिए। बोलते तुम लोगों ने इसके ऊपर मारा है। मैंने उनको निशान दिखाए, मैंने कहा ये देखो हमें मार रहा था, मेरी मामा ने मारा उन्हें। कि अब बाय बेटी के साथ जुल्म, और अब माँ तो ऐसे नहीं देख सकती पास खड़े होकर। फिर मैंने मम्मा को सारी सच्चाई बताई कि दरिंदा मेरे साथ ऐसे जुल्म करता रहा। अज़ीज़ दोस्तों, आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में देखें कि ये लड़की कह रही है कि मेरा बाप पहले भी कत्ल के केस के अंदर जो है वो होकर आ चुका है और बाइज़्ज़त बरी हुआ है। लेकिन इसके अंदर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अज़ीज़ दोस्तों, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रोसेस है, ये पूरा एक टॉर्चर सेल है। इस टॉर्चर सेल से जब एक बेगुनाह शख्स जो है वो जाता है, बेगुनाह क्या गुनाहगार शख्स भी जब इसमें से गुज़रता है, तो जब वो एक बड़े टॉर्चर सेल यानी जेल के अंदर जाता है, तो वहाँ के जेल के हुक्काम और जेल के अमले के वहशियाना तो टॉर्चर से गुज़रता है। उसके बाद वो शख्स जो है एक बेहतरीन इंसान बनने की बजाय वहशी दरिंदा बनकर वहाँ से निकलता है। अब इसके बाद जब वो वहशी दरिंदा अपने माशरे के अंदर आता है, तो उसको अपने रिश्तों की पहचान नहीं रहती और वो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो जन्म लेते हैं। बहरहाल हमारा माशरा इस वक्त इंतहाई जो है बेरारवी का शिकार हो रहा है। इसमें और भी इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो लोग जो हैं इस तरीके से बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। और आप उन वाक़यात को अगर गौर करें तो उसके पीछे बिल्कुल यही कुछ निकलेगा कि या वो आदि मुजरिम होंगे, या वो किसी किस्म का जो है मीडिया का जो है वो भी एक रोल सामने आ रहा है कि मीडिया के रोल की वजह से भी हमारा माशरा बिगाड़ का शिकार हो रहा है। तो इसमें हमारे हुक्काम का, हमारे मीडिया का, हमारे इलाके के मुखय्यर लोगों का सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो इसमें जो है अपना हिस्सा डालें और ऐसे वाक़यात के लिए ऐसी तजावीज़ और ऐसी NGOs बनाई जाएं और ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें लोगों की अखलाकी तरबियत हो और लोग जो है वो एक बेहतरीन शहरी बने। वो रुकने का मुझे बोलता था इसलिए कि वो गलत नज़र रख रहा था मेरे ऊपर कि मैं इसको रोकूं, इसके साथ रखूं। और वहाँ पर जो लड़कियां काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़की ऐसी है जो उसके साथ है। जो लड़कियां इनकार कर देती हैं उनके साथ मारपीट करता है, उनको अपने थिएटर से निकालता है। जो डांसर लड़की होगी, जो स्टेज की लड़की होगी, उसके फायर मारेंगे टांगों पर कि ये किसी तरह घर बैठ जाए। सैमा खान जी, उनके साथ भी ये सीन हुआ। फिर वो किस्मत बेग, ये गंद घोलने लगा, इतना गंदा इंसान है, लड़कियों को साथ ज्यादती करता है। हमारे से किस चीज़ की इसको थी खुंदक कि इसके पास नहीं आई। इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी बच्ची आर्टिस्ट के साथ इस तरह गोलियां ना मारे। अब अज़ीज़ दोस्तों, दूसरे वाक़े पे आते हैं जिसमें इकरा ख़ान जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे जो थिएटर के मालिक ने मुझे नाजायज़ ख्वाहिश पे जो है ये मेरे जो तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझ पर गोलियां चलाईं। वो उसको कहता था कि तुम आज रात थिएटर में रहो, जबकि मैं नहीं रहती थी। वो वाहिद कफ़ीर ख़ातून थी जो अपने घर को चला रही थी और इस स्टेज पर जाकर वो अदाकारी और डांस करती थी, जिसकी वजह से उसकी रोटी रोज़ी चलती थी और वो कई पेटों को पाल रही थी। अब अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि तुलंबे के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब ने अपना रोल अदा किया और वहाँ पे पूरा फाशी का एक अड्डा जो है उसको ख़त्म कर दिया और जो है उसके ऊपर उन्होंने उन ख़वातीन की कफ़ालत का ज़िम्मा लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर हमेशा के लिए ये उरियानी फाशी का अड्डा ख़त्म हो गया। अब ये जो स्टेज हमारे अदाकार हैं या हमारे ये थिएटर हैं, ये उरियानी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हुए होते हैं। अगर हमारे मुखय्यर लोग और हमारे हुकूमती तबके जो मदीना की रियासत का दावा करते हैं, उनका ये फ़र्ज़
बनता है कि वो इन लोगों की रोज़गार का जो है ऐसे असबाब पैदा करें कि ये हक हलाल रोज़ी कमा सकें और अपने घरों के जो है घर वालों के पेट पाल सकें। अगर मुखय्यर लोग जो हैं वो ज़िम्मा उठाएं, अगर हुकूमतें इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही तो मुखय्यर लोग जो हैं वो करें, क्योंकि हमारी हुकूमतों ने कभी इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी। वो अभी आपस के दस्तो गिरेबां जो वो हुए हुए हैं, बस उनकी तवज्जो उसी पर है एक दूसरे को चोर साबित करने में लगे हैं, लेकिन आवाम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है और ना आज तक किसी हुकूमत की रही है। और इस वक्त हम अपनी हुकूमत से कम ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा इन पे आप तवज्जो दें, ताकि ये लोग जो हैं बेरा रवी, अयाशी और उरियानी और इस तरफ से निकले, हमारी कौम एक बेहतरीन कौम बने और मुखय्यर लोग इसमें अपना रोल अदा करें, हमारी कौम अदा करे। अब जो लोग मुखय्यर नहीं हैं, जो वो नहीं है, वो इसमें आवाज़ उठाएं और हमारे साथ दें। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, ताकि आपकी आवाज़ जो है इस आवाज़ में शामिल हो और ये हुकूमती हलकों तक पहुँचे और लोग इसके ऊपर कोई स्टेप उठाएं जिसकी वजह से इन चीज़ों का सदेबाब हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।